25 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में मिनी उपचुनाव का आज विधिवत आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य जिनकी वजह से सरकार गिरी, कमलनाथ की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों एक साथ कभी कहते थे कि माफ करो महाराज, अपना तो बस शिवराज, लेकिन आज शिवराज और महाराज एक ही नैया पर, एक ही गाड़ी पे सवार होकर हाटपिपलिया पहुंचे, उसके बाद आगर मालवा पहुंचे। हुंकार भरी है महाराज ने और उन्होंने कहा है कि 90 दिन तक चुप था लेकिन अब बोलूंगा और उसी भाषा में, उसी अंदाज में जवाब दूंगा। जवाब दिए भी हैं, उमा भारती से भी मिले हैं, उमा भारती को आदरणीय बताया है। और दूसरी तरफ अब तक भाजपा जो वर्चुअल रैली कर रही थी, जिसमें वीडियो के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया जा रहा था, उन वर्चुअल रैली से बाहर आकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 चुनावी रैली की हैं, आगरमालवा में, हाटपिपलिया में। कांग्रेस थोड़े पहले 7 जुलाई को इसकी शुरुआत कर चुकी थी, जब बदनावर में कमलनाथ जी गए थे और उन्होंने वहां एक मीटिंग ली थी, सभा ली थी, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। मुकुल वासनिक भी आकर पूरा जानकारी ले चुके हैं, ब्यौरा ले चुके हैं, प्रभारियों की मीटिंग कर चुके हैं, उम्मीदवारों के नाम लगभग तय होने की स्थिति बन रही है। कमलनाथ जी के सर्वे अपने स्तर पर जारी हैं। सर्वे की रिपोर्ट अखबारों में छप रही है, पता नहीं कितनी सच है, कितनी झूठी है, लेकिन सर्वे हो रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट से कहीं कांग्रेस उत्साहित भी है। और इसी के मद्देनजर लगातार दोनों पार्टियां दम ठोक रही हैं, भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। और ये छोटा उपचुनाव, मिनी उपचुनाव, जिसमें 25 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसे मैं लघु आम चुनाव मध्य प्रदेश का मानता हूं। और इस आम चुनाव पर सरकार क्या स्थायित्व टिका हुआ है, कांग्रेस को, कमलनाथ को और उनके बहुत सारे पूर्व मंत्रियों को अभी भी ये लगता है कि इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बन सकेगी, क्योंकि इन 25 सीट्स पर वो ज्यादातर को जीत लेंगे। वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मुतमईन है, पूरी तरह से विश्वास में है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायित्व मिलेगा। और इस 25 में से वैसे तो उन्हें 9 सीट जीतनी है, लेकिन इससे ज्यादा सीट वो जीतकर अपनी सरकार को कंफर्टेबल स्थिति में ला पाएंगे। हालांकि एक इतवार को, रविवार को एक शानदार मूव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक और विधायक को अपने साथ मिला लिया। प्रद्युम्न सिंह लोधी, बड़ा मल्हारा के विधायक थे कांग्रेस के, वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। एक और कमलनाथ उपचुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक भागकर भाजपा में आ रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का सबब कांग्रेस के लिए हो सकता है। और उमा भारती सबके पीछे राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रही हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी कुंठित व्यक्ति है, फ्रस्ट्रेट व्यक्ति हैं, और वो अपने सामने अपने सम उम्र के समकक्ष नेताओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए सिंधिया और सचिन पायलट बगावत कर रहे हैं। कितना सही है उनका आकलन, कितना गलत है, उपचुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी, क्या कांग्रेस की रणनीति होगी, भाजपा और कितनी दमदारी से चुनाव लड़ेगी, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज बहुत ही शानदार पैनल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा है, लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अखबारों में काम किया है, इंदौर से लेकर शिमला तक, इंदौर से लेकर राजस्थान तक पत्रकारिता कर चुके हैं और पूरे देश की नब्ज को एक समान, एक तरीके से पहचानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजय सिंह नरूका, नगर निगम के सभापति रहे, कई बार पार्षद रहे हैं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे। कई चुनावों में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने का उन्हें 25, 30, 35 सालों का अनुभव है। बालपने से वो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में जाते रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं भंवर शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे बड़े और महत्वपूर्ण उपचुनावों को देखा है। वे खरसिया उपचुनाव में भी अर्जुन सिंह जी के लिए काम करते रहे हैं, सतना में भी काम करते रहे। बहुत लंबा उनका अनुभव है चुनावी राजनीति का। और पूरे मध्य प्रदेश में जब भी कोई प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव होता है, वहां भंवर शर्मा अक्सर ड्यूटी पर होते हैं, अक्सर मोर्चे पर तैनात होते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कीर्ति भाई, आप पत्रकार हैं और आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर आक्रमण किया, जिस तरह से उमा भारती ने आक्रमण किया राहुल गांधी पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है, प्रद्युम्न सिंह लोधी को ले आए हैं, इस पूरे सिनेरियो पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा, उसके बाद फिर दोनों पार्टी स्पोक्समैन से बात करूंगा।
प्रतीक भाई, कोरोना से जूझ रहे मध्य प्रदेश में जितने ये उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आप और हम एक बात पे तो सहमत होंगे कि अब जो रैलियों का दौर चला है, मिलने मिलाने का दौर चला है, निश्चित रूप से ये कोरोना को कम तो नहीं करेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता नेता से मिलना चाहता है, नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ देखना चाहता है, रैली में लोग दिखेंगे। वर्चुअल रैली में तो सामने कोई था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो सबको गले लगाना है, गले मिलना है, हाथ जोड़ना है, पीठ थपथपाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा बीजेपी के लिए ऐसा चेहरा साबित होगा जो मध्य प्रदेश में भविष्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और ना सिर्फ सिंधिया का असर मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से उमा भारती ने सिंधिया जी की तारीफ करी है, वो आपकी बात को पुष्ट करती है कि वो भविष्य में बीजेपी बिल्कुल होंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश में उमा भारती की बढ़ती हुई दिलचस्पी बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बता रही है कि शिवराज सिंह जी के लिए आने वाला समय अच्छा तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उमा भारती महिला नेत्री है, उन्होंने त्याग किया और बड़ा मलहरा उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन वो उतनी ही तुनक मिजाज भी है। कब किस बात पे वो भड़क जाए, कब किस बात पे वो खुश हो जाए और कब किस बात पे सामने वाले का माजना उतार दें, और वो कब किस बात पर कोप भवन में चली जाए, है बड़ा मुश्किल है उनको। तो उनके बारे में अनप्रेडिक्टेबल है वो। ये बात हुई। और रही बात मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव कितना प्रभावित करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने बताई थी कि बीजेपी को तो बमुश्किल 9-10 सीटें चाहिए, और जब संतुलन का आंकड़ा निर्दलियों पर टिका हो तो शिवराज सिंह जी ने मंत्रियों के विभाग वितरण से पहले आपने देखा ही है कि प्रदीप जायसवाल को खनिज निगम का दायित्व सौंप दिया। तो इस तरह से सबसे पहले तो निर्दलियों की घेराबंदी कर ली, लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम दे दिया, मंत्री बना दिया। और एक तरह से उन्होंने उमा भारती की जो नाराजगी थी मंत्रिमंडल के विभाग और मंत्रिमंडल में लोगों को लेकर, लोधी समाज को लेकर, तो उन्होंने उमा भारती को भी खुश कर दिया, प्रदीप जायसवाल को, इधर लोधी को भी बना दिया। तो एक तरह से शिवराज सिंह जी सारे कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी साबित हो गया कि इस बार के शिवराज सिंह मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, मजबूर मुख्यमंत्री है। चेहरा सामने है उनका। अजय सिंह नरूगा जी सर, इस पर टिप्पणी कर लेते हैं। धीरेन्द्र सिंह बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता है आपकी पार्टी के, उनका ट्विटर बहुत ट्रेंड में है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोग सुबह आते हैं, शाम को पद मिल जाता है, और जो पुराना कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो किस वरिष्ठ नेता के सामने अपनी पीड़ा बताए, सालों साल लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरी पार्टी से आते हैं उनका इतना दबदबा, इतना वर्चस्व हो गया है कि वो सुबह आते हैं, शाम को उनको मिल जाता है। और इस पार्टी में वो पार्टी नहीं रही है और हमारे को तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अजय विष्णु का भी इसमें बयान जोड़ना चाहिए। ने भी कहा कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है। अजय विष्णु तो लगातार रोज एक ट्विटर बम फोड़ रहे हैं, हमारा नेता का अपमान हो रहा है, पार्टी का चेहरा चाल चरित्र बदला हुआ जा रहा है। तो अजय सिंह जी क्या कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनका दबदबा हो गया, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खींचतान हुई, जिस तरह से विभाग वितरण को लेकर तनाव बना, तो क्या पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं, 12-15 साल की उम्र से दरी जाजा बिछा रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, संघ का काम कर रहे हैं, वो कहीं निराश है, दुखी है, परेशान है? नहीं, देखिए दो विषय हैं इसमें। पहले चीज तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो शुद्ध रूप से विचारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो जो देश के हित के जो निर्णय लिए जाते हैं वो परम वैभव पे भारत को पहुंचाने का उसका मुख्य उद्देश्य है। उस चीज के लिए वो तो किसी भी प्रकार का समर्पण करता है और वो करेगा, तो उसको इन चीजों से कोई ज्यादा लगाव नहीं है। परम वैभव का मतलब परम सत्ता होगी ना। परम सत्ता हम कुछ भी मान लें, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि वो विचारों से जुड़ा व्यक्ति है और वो उसी तरफ जाएगा, तो उसको इन चीजों से प्रभावित होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, अगर सत्ता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सामने सत्य, अटल सत्य है कि भ्रम और उसके आधार पर बनाई हुई, झूठ के आधार पर बनाई हुई सरकार थी, चली गई, और जिनके कारण सरकार आई तो उनको तो उसके अंदर वो समन्वय जमाना ही पड़ेगा। और वो समन्वय के आधार के ऊपर जिनके कारण सरकार आई उनको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कीमत नहीं बोल सकते हैं अपन, लेकिन जो उनका मतलब जो है आपस में जो नई विचारधारा के कुछ लोग आए और उनको हमारे में समाहित करना, हमारी विचारधारा में समाहित करना, तो उनको वो मौका तो देना पड़ेगा। वो अपने आप को एडजस्ट करें, हमको समझे, इस बीच में पूरी तरह से वो सारी विचारधाराओं से और जो हमारी संस्कृति संस्कार है उसमें वो पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे
और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। पवन शर्मा जी, ये ठीक है कि बीजेपी की अपनी परेशानियां हैं, बीजेपी में भी असंतोष है, बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने 2-3 नाम भी लगाया, अजय भाई का नाम इन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपकी पार्टी में भी कितना आश्चर्य का विषय है कि आप एक और तो दावा कर रहे हो कि हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे, पुरानी सब सीटें जीत लेंगे और सरकार, हम इस उपचुनाव के बाद हमारी सरकार बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपका एक विधायक, जो कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी तो फूट फूट कर रो रहा था, प्रद्युम्न सिंह लोधी, जिसके फोटो अखबारों में छपे रोते हुए के, वो विधायक 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर आया। वो विधायक उमा भारती के बंगले में 3 घंटे बैठा रहा। वो विधायक कब आपका पाला छोड़कर, आपकी डाली छोड़कर दूसरे उसमें बैठ गया? आप लोगों को कोई होश ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, पता नहीं कैसे आप पार्टी चला रहे हैं, पता नहीं कहां आप लोग हैं, कहां लगे हुए हैं। पार्टी में लोग जाए जा रहे हैं। चीन का एक सैनिक कहां आ गया, कहां चला गया, इसकी खबर रखते हो। आपके 20 विधायक राजस्थान से भग गए, आपको पता ही नहीं है। इस तरह से पार्टी कैसे चलेगी? पहले तो कभी ऐसी पार्टी की दुर्दशा नहीं हुई। प्रतीक भाई, मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी की 5 वर्ष का जनादेश प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार गठित की थी। उसके बाद सत्ता का जो समीकरण बना और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण अपने साथियों के साथ कांग्रेस की भीड़ में छुरा भोंक कर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 17-18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को जितना कोसा है, जितने उनके वीडियो हैं, जितने वीडियो दमखम से वो शिवराज सिंह चौहान को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो टीका टिप्पणी करते थे, वो एक रात में अपने पद की लोलुपता के लिए 22 विधायकों को तोड़कर, ये कौन सा लोकतंत्र है? जिस सरकार को 5 साल का जनादेश मिला था, आप अपने समर्थकों को लेकर विपरीत विचारधारा वाली पार्टी। उनका कहना है कि मुझे और मेरे साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित? मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, मेरी बात सुनिए। चलो। नहीं, मेरी बात सुनिए। कैबिनेट मंत्री, सबको कैबिनेट मंत्री बनाया। यही कैबिनेट मंत्री कमलनाथ जी की सभा में कसीदा करते थे। ये गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, जब मुख्यमंत्री ने इनके क्षेत्रों में काम किया, जब मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हुए, जब इनके आला कमान, जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस के नहीं थे, वो सिर्फ एक गुलाम मानसिकता के लोग थे। और जी, मेरा जो मूल सवाल था वो ये था कि आपकी पार्टी के विधायक चला जा रहा है, आप लोग को खबर ही नहीं है, उसको मैनेज ही नहीं कर रहा हो, आपके रोके। ये 22 चले गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। ये चला गया, आपको मालूम नहीं पड़ा। राजस्थान में 20 चले गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। आपका आला कमान कर क्या रहा है? कोई आला कमान जैसी कोई चीज है कि नहीं है? भाई सोनिया जी उम्र हो गई है, बीमार हैं, राहुल जी का कोई रुचि नहीं है, वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है भाई। आला कमान, मेरी बात सुनिए, जो हमारे साथ पार्टी में लोग बैठे हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किससे हाथ मिला ले, उसमें आला कमान उसमें क्या करेगा? और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो 25 उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में हमारी तैयारी पूरी है। और आने वाले समय में ये जो महाराजा शिवराज सिंह चौहान ने जो 8 पिपलिया से जो आगाज किया है, वो आगाज आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता उनको देखेगी। और प्रदेश की जनता जब इनसे पूछेगी, आप कह रहे हैं आगाज अंत साबित होगा? बिल्कुल अंत है। जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रीमंत का श्रीअंत। नहीं, श्रीमंत का श्रीअंत तो ही, हमारी पार्टी में उनको महाराजा कहा जाता था, श्रीमंत कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी में उनको श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जाता है। ये उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अजय सिंह जी, 25 चुनावों को जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है। आपकी पार्टी में भी दीपक जोशी, अजय विश्नोई या भवर सिंह शेखावत, तमाम नाम हैं। संजू जाटव छोड़ के चली गई गोहद में। आज जो भांडेर है, वहां का जो पिछले चुनाव हारी है रक्षा बिरोनिया, वो थोड़ा सा नाराज हो रही हैं। दूसरे लोग दूसरी जगह पे जो लड़े हुए हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। जो ऐदल सिंह रघुराज कंसाना के सामने, ऐदल सिंह कंसाना के सामने जो चुनाव लोग हारे हैं, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये अंदरूनी असंतोष है, ये क्या संघ के डंडे से कंट्रोल हो जाएगा? कतई अंदरूनी असंतोष नहीं है। सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। संजीव शेखावत ने भी बोला था, पिछली बार को उम्मीदवार ने मुरैना में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है सर।
असंतोष नहीं तो ये क्या है? ठीक है, लेकिन जहां तक सवाल है कि सीटें जीतने का, तो ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि पिछली बार जो चुनाव में हुआ था वो काट की हांडी थी, एक बार चढ़ी थी, वो बार बार नहीं चढ़ने वाली है। और जो भ्रम और झूठ के आधार पर बनाई हुई सरकार थी, और वो जब आप आंतरिक मतलब जब ये सारी चीजें लोगों के बीच में निकल कर आई और जो वादे करे गए थे, चाहे युवा बेरोजगारों के लिए वादे करे हों, चाहे किसानों के लिए, चाहे जितने भी इन्होंने वादे करे थे, और जो पुरानी सरकार की जो योजनाएं, जो जनहितैषी योजनाएं थे, उनको रोका गया, उसका असंतोष इनके सारे नेताओं को पब्लिक में जब ये जाते थे तो वो उनको सुनना पड़ता था, भुगतना पड़ता था, और उसी का दुष्परिणाम निकल के आया कि ये आंतरिक असंतोष निकल के आया। भंवर सर कह रहे हैं कि ये लालच के तहत नहीं था, ये आंतरिक असंतोष इनका निकल के आया। 25 लाख में भंवर सर तो ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के साथ सभा होती थी सावेर के अंदर, तो तुलसी सिलावट कहते थे कि खूब कर्जा माफ कर दिया है, खूब बढ़िया कर दिया है। गोविंद राजपूत कहते थे कि मैंने 300 करोड़ के विकास कार्य करा दिए। ये सब निकल के आएंगे। प्रतीक भाई, तुलसीराम सिलावट ने खंडवा की सभा में, मैं खुद मौजूद था, कमलनाथ जी की मौजूदगी में कहा है कि इस प्रदेश में आज तक जितना विकास का काम 40 साल में नहीं हुआ है, उतना काम कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया। झूठ बोल रहा हूं कि मजबूरी रही होगी उस समय, सरकार में थे। एक्चुअली इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको भी झूठ परोसा गया था, इनको भी बताया गया था किसानों का आप पेपर के ऊपर ऋण की माफी कर रहे हो, वो आर्थिक रूप में ऋण की माफी कहा है, वो पेपर दिखा के उसी भ्रम में नेता भी रहे, तुलसी सिलावट जी भी उसी भ्रम के अंदर रहे, इतने लोगों का कर्ज माफ कर दिया। उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, यदि कमलनाथ कोई झूठी जानकारी इनको बता रहा है तो उस समय इनका स्वाभिमान पूरे प्रदेश को झूठी जानकारी पूरे प्रदेश के अंदर लोग चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति भाई, उमा भारती ने आज बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि भाई राहुल गांधी से फ्रस्ट्रेट होकर उनके समान के कार्यकर्ता छोड़ना है। पार्टी तो उमा भारती जी ने भी छोड़ी थी, गुजरात में जाके उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ बातें कही, अमित शाह के बारे में बहुत कुछ बातें कही, वो वीडियो। मैं कीर्ति भाई आपके पहले बता दूं कि 2003 के विधानसभा चुनाव में 2003 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती जी ने 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है ना, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। उमा भारती पर सिर्फ तिरंगा का अपमान का मामला था, वो कर्नाटक का था, उसमें उनकी उसमें जमानत हो सकती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक गुट ने, उस तपस्वी महिला ने जिसको सरकार बना के दी मध्य प्रदेश में, उसको 6 महीने में बाहर कर दिया। कांग्रेस बीजेपी की तारीफ कर रही है अजय भाई, तपस्वी महिला। फिर कीर्ति भाई, सवाल ये कि वो उमा भारती ने भी पार्टी छोड़ी, तो मैं कह रहा हूं कि ये आजकल पार्टी छोड़ना, पार्टी में आना, ये इतना रूटीन काम हो गया है कि समझ में नहीं आता। जिस तरह से हम दिन में 2-3 बार कपड़े बदल लेते हैं, उस तरह से नेता लोग पार्टियां बदल लेते हैं। पार्टी उमा भारती ने नहीं छोड़ी। आप प्रतीक भाई, आप तो राजनीति के काफी जानकार हैं, आप याद करिए, माधवराव सिंधिया को याद करिए, नारायण दत्त तिवारी को याद करिए, अर्जुन सिंह जी को याद करिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इन लोगों ने भी पार्टियां छोड़ी और फिर घूम फिर के वापस अपने अपने मूल दलों में लौट आए। तो जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में शुरू दिन से, सत्ता आने के बाद में शुरू दिन से 3 पावर सेंटर हो गए थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उसी तरह से हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी सबको पता था कि गहलोत वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो युवा तौर के सचिन पायलट हैं। सरकारों के बीच में समन्वय बनाने का काम आला कमान को करना चाहिए था, वो आला कमान नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को सोनिया जी का विश्वास प्राप्त है, वो इंदिरा जी के पुत्र के समान माने जाते रहे हैं। तीसरे पुत्र। तो उनको ये देखना था कि भाई यदि आपने सिंधिया से वादा किया है कि आपको सीएम नहीं बना पाए तो हम आपको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ही बना देंगे, वो भी नहीं बना पाए। कहा था, प्रस्ताव था, कमलनाथ जी का प्रस्ताव था, क्या पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाइए, आप डिप्टी सीएम बन जाइए, ये प्रस्ताव था उस समय। आदेश निकाल देना था, आदेश निकाल देना। मेरा कहना है कि आज भी देखिए आप नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही बने हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं। राजनीति में कमिटमेंट होता है, कोई लिखित में कोई होता तो ये कमिटमेंट ही भारी पड़ रहे हैं, कमिटमेंट ही मध्य प्रदेश में भी भारी पड़े कांग्रेस को और राजस्थान में भी भारी पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, एक समय हमारी विचारधारा पे चलती है,
हम कहीं जिसको हमारी विचारधारा के साथ रहना है। आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? भजन लाल जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, पूरे मंत्रिमंडल किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी विचारधारा से चलती है। आप नेहरू गांधी के आदर्श पर चलने वाली है। तो मेरा भवर भाई कहना है कि भविष्य में आप यदि कांग्रेस में ही बड़े नेता बने देते हैं तो आप विचारधारा का भजन किया कीजिएगा, जान मजीरे बजाइएगा, और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा, जिस तरह से आला कमान का भी रुख बना हुआ है। आपकी भविष्यवाणी से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखिए राजस्थान के परिणाम सामने आने वाले। भारतीय जनता पार्टी की 84 में लोकसभा चुनाव में 2 सीट आई थी, तो क्या सबक लिया? नहीं, मेरी बात बीजेपी ने सबक लिया, लेकिन कांग्रेस ने सबक नहीं लिया उससे। बीजेपी ने सबक ले लिया। राजनीतिक दल उठता है। शर्मा जी, विचारधारा के मुद्दे पे मैं सबसे बड़ा उदाहरण यू टर्न बताता हूँ। राजीव गांधी जी की हत्या हुई श्री पेरुंदौर में, और राजीव गांधी की हत्या में जो एसआईटी गठित हुई कार्तिकेयन के नेतृत्व में, जो समाम हुआ, उस सबका जो फोकस था उस पर करुणानिधि और उनके दल के लोगों को इस बात के लिए जिम्मेदार माना गया, लिट्टे के साथ साथ। और श्रीमती सोनिया गांधी हर तीसरे दिन एसआईटी की चीफ को बुलाकर रिपोर्ट लेती थी कि क्या स्थिति है, और कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत नाराज थी कि करुणानिधि और उनकी पार्टी डीएमके इसमें शामिल है। उसी द्रविड़ के साथ, उसी करुणानिधि के साथ हाथ मिला के सरकारों ने इससे बड़ा विचारधारा का यू टर्न क्या हो सकता है? और आपके बड़ा लीडर खोया है आपने, बड़ा लीडर खोया है आपने। कपिल सिब्बल का आप ट्वीट देखें, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है राजस्थान के संदर्भ में कि किस तरह से अस्तबल के घोड़े भागने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विचारधारा में जो बदलाव आ रहा है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपके लिए सुकून की एक ही बात हो सकती है शर्मा जी की, कांग्रेस कहना है कि परिदृश्य मध्य प्रदेश के 25 उपचुनाव है जी, जिसकी चर्चा के लिए हम इस बिल्कुल ठीक है। हम हमारी जो बहस है इसको 25 उपचुनाव तक हम रखें। और मेरा सीधा आरोप मेरे मित्र अजय भाई से, इनकी पार्टी में, कि खरीद फरोख्त करके बड़ी अनुशासन वाली पार्टी थी। मैं आज अटल जी का लोकसभा का मैं भाषण फेसबुक में देख रहा था। कहा अटल जी, अडवाणी ठाकरे जी वाली पार्टी, कहा नरेंद्र मोदी जी वाली पार्टी। नाम दंड भेद सब चलता है राजनीति में, निष्ठाएं फटाफट बदल जाती है। सिंधिया जी अब उन्हें शिवराज सिंह जी को गले लगा रहे हैं। शर्मा साहब ने बहुत अच्छा हो गया, आपकी पार्टी का भी चाल चरित्र और चेहरा तो बदल गया है। नहीं प्रतीक भाई, मेरा ही कहना है कि जिस पार्टी में संगठन स्तर पर काम होता था, संगठन मंत्री के कहने से पार्टी में कार्यकर्ता को रखा जाता था, उसको पद मिलते थे। दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि कोरोना के मैं भाई पूछ रहा हूँ ना, मैं जवाब ले लेता हूँ। कोरोना में 23 मैं जवाब लेता हूँ कि आपकी पार्टी, वो बहुत शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं, वो कि आपकी पार्टी अटल जी, आडवाणी जी, ठाकरे जी की पार्टी नहीं रही। ये चाल चरित्र चेहरा पार्टी में डिफरेंस नहीं रहा। न्यू भारतीय जनता पार्टी, और अब आप है ना कांग्रेस की भद्रंग कॉपी बन गए, भद्रंग फोटो कॉपी। नहीं, मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कोई अगर गुट, कोई समूह अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में आता है और उसकी विचारधारा को आत्मसात करता है, एक आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना की खरीद फरोख्त करिए, तो वो तो कोर्ट और ये सारी चीजें खुली हुई हैं। आप उसमें बिल्कुल, अगर आपके पास में तथ्य है, अगर आपके पास में नहीं, जनता नहीं है, आपके पास में तथ्य, आरोप आप लगा रहे हैं, जनता नहीं लगा रही है, तो आप उसके लिए स्वतंत्र, आप जाइए, लेकिन बिल्कुल जाइए और वहां पे बताइए। लेकिन जब लोग हमारे पास में आए और हमारे पास में एक जनता की सेवा का और जो बीमारू राज्य से एक प्रगतिशील राज्य की तरफ मध्य प्रदेश सरपट दौड़े चले जा रहा था, उसके अंदर झूठ और फरेब का सहारा लेकर, भ्रम पैदा करके, झूठे वादे करके एक सरकार गठित करी गई और उसके कारण मध्य प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ। तो उस अवरुद्ध को हटाने के लिए अगर लोग आते हैं और सरकार बनाने का अवसर प्रदान करते हैं, तो उसको आत्मसात करने में क्या परेशानी? जनादेश मिला, मेरा कहना है जिस सरकार को 5 वर्ष का जनादेश मिला, जनादेश संभालिए ना आप। ये आपके संगठन का दुर्भाग्य है। ये अगर खरीदना चाह रहे थे, संगठन का दुर्भाग्य आपको संभालना चाहिए। ये खरीदना चाह रहे थे तो आपके लोग भी तो बिकने के लिए तैयार थे। नहीं, कोई बिकने वाली बात नहीं है, खरीदने वाली बात नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनके अंतर विरोध के कारण लगातार हर जगह ये घटनाक्रम दोहराते जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपके पास संगठन है तो ना आपके पास है नेता है। इनके यहाँ पर मंत्रिमंडल का विभाग वितरण में माधव ज्योतिराज सिंधिया के कहने पर ये विभाग, ये इसको विभाग, अरे समझ में पार्टी कर रहे हैं तो क्या बुराई है?
क्या बुराई है? सब में सीनियर है कीर्ति राणा जी, फाइनल कमेंट उनसे लूंगा। भारतीय जनता आज की तारीख में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी। एक चीज में कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड। देखिए क्या है कि आपको अपने इसके अंदर आत्मचिंतन की घोर आवश्यकता है, उसको करना चाहिए। नहीं है वो, उसके कारण तो दुष्परिणाम आ रहा है और उसी के कारण हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। एक मिनट आप ये बताइए, मैं फिर आपको वो चीज दोहरा रहा हूँ, आपके पास में क्या कारण है कि राहुल गांधी ने जब वहां से जगह छोड़ी अपनी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो आप लगभग मतलब 1.25 साल 1.5 साल होने को आ रहा है, आप अपना अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में भी नहीं कर, मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल होने को आ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके थे, प्रदेश में नहीं कर पाए, प्रदेश में ना प्रदेश के अंदर आपके पास में सक्षम नेतृत्व है, कहा सक्षम नेतृत्व, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है ना, उसमें क्या हो। किसी युवा को कांग्रेस के अंदर, मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहा करना चाहता हूं कांग्रेस के युवाओं को, नवयुवकों को, कि आप आत्मचिंतन करें। आपके पास से कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस के अंदर, किसी भी युवा को आगे नहीं बढ़ सकता, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। 30 सेकंड में मैं कीर्ति भाई को आखिरी में आऊंगा, पहले 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट ले लूं भवन शर्मा जी का। 30 सेकंड समा आप कर देना, कीर्ति भाई समा आप कर दीजिएगा। जी भवन शर्मा जी। अब जैसे अजय सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हमारे आज भी जैसे जीतू पटवारी है, युवा है, और आज की तारीख में हम भी, हमारे सारे युवा नेतृत्व है और कांग्रेस पार्टी पूरा सक्षमता से हम हमारे संगठन का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के 25 उपचुनाव के संदर्भ में प्रतीक भाई तुलसी सिलावट मेरा 40 साल पुराना मित्र है। 40 साल पुराना मेरा मित्र तुलसी सिलावट, छात्र जीवन साथ में हमने राजनीति शुरू की। जो तुलसीराम सिलावट 40 साल में हमारा नहीं हुआ, वो अजय भाई 40 महीने में आपका क्या होगा। कीर्ति भाई फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं समाप्त करूंगा। मैं फाइनल कमेंट के पहले मेरी एक जिज्ञासा अजय भाई से शांत करना चाहता हूं। चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी की आपने बात कही, बदनावर का उपचुनाव भी साथ में होना है। वही राजेश अग्रवाल जो पानी पी पी के जिसने बीजेपी को कुसा, वापस पार्टी का चेहरा बन गया, और वही भंवर सिंह शेखावत जो उनसे चुनाव हारे, उनके कारण चुनाव हारे, वो उनको नोटिस दे दिया पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया। तो ये क्या चाल चरित्र चेहरा है। अब प्रतीक भाई आप जो कह रहे हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस और ये वो सिंधिया जी, तो अब राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार सीएम रही, और एकमात्र वो ऐसा प्रदेश उनने चलाया कि जहां ना मोदी की चली और ना अमित शाह की चली। उसने अपने फैसले स्वयं किए, अपनी हेकड़ी राजशाही की वही दिखाई उनने, और वही हेकड़ी राजशाही वाली यहाँ माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई कि मुझे ये विभाग चाहिए, मुझे ये विभाग चाहिए, और अब इन जिलों में मेरे ये कलेक्टर पसंद के अधिकारी होना चाहिए, ये आईडी का अध्यक्ष होगा, ये बोले तो बीजेपी की हालत फिलहाल हाल फिलहाल जो है ना घुटने टेकने वाले उनको तय करवा रहे थे, उनसे तो आपकी सरकार बची रहती। बीजेपी की हालत प्रतीक भाई हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने घुटने टेकने वाली है कि आप जैसा कहेंगे वैसा होगा महाराज। सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह से कोई ताल्लुक नहीं। अजय सिंह जी आप बात एक जवाब देना आपका बनता है, जवाब दे लीजिए। देखिए मैं नहीं मानता उस बात को, मैं इस बात से थोड़ी भिन्नता रखता हूं। ये एक जब कोई लोक समूह आया हमारे पास में और उसके साथ में उनको, चूंकि वो पहले से ही ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको एक वो देना बहुत लाजिमी है, कोई भी समझ सकता है इस चीज को कि उनको वो देना अनिवार्य था। अब जहां तक रही विभागों का वितरण, तो विभागों का वितरण तो जिसकी जैसी अनुकूलता है उसको अगर वो मिलती है तो क्या बुराई है, परफॉर्मेंस तो उसी में देगा ना। आज उषा जी ठाकुर जो है पर्यटन और संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई महिला है, वो अगर उनको उनके पसंद का अगर विभाग मिलता है तो उसके ऊपर वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो क्या बुराई है। अपना शो यही रोकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और ये गर्मा गर्म बहस आप देख रहे थे, जो बहस खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये जैसे जैसे चुनाव परमान चढ़ते जाएंगे, ये बहस, ये उत्तेजना अपने चरम पर आती जाएगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का मिनी आम चुनाव है। 25 सीटों पर होने वाला चुनाव देश की नहीं, प्रदेश की दिशा तय करेगा, प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेगा, कांग्रेस का भविष्य तय करेगा, और कांग्रेस के नेतृत्व का भविष्य तय करेगा कि आखिर कांग्रेस कहां जाना चाहती है, कहां पहुंचना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि कीर्ति राणा ने कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया चेहरा, नया नेतृत्व उभर सकता है, तो ये सारी दारोमदार इस चुनाव पर टिका हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है प्रजातंत्र 25। देखते रहिए रिजाइना न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।